हेलो दोस्तों, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आज फिजिक्स कक्षा 10 का यह पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। यह किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक भाग पर पारेख कलाई तथा दूसरे भाग पर लाल ऑक्साइड का पेंट एक भाग पर पारेख कलाई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तथा दूसरा भाग क्या होता है परावर्तक होता है। अब यहाँ पे गोली दर्पण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण नंबर 1 होता है अवतल दर्पण, नंबर 2 होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए भाग में होता है अवतल दर्पण कहलाता है। और नंबर 2 उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उठे हुए भाग में होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। आइए चलते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, अर्थात आज हम पढ़ने वाले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसमें क्या होती हैं? 6 स्थितियां होती हैं दोस्तों। और 6 स्थितियों पहले स्थिति का नाम है जब वस्तु अनंत पर हो। इसके लिए हम अवतल दर्पण ड्रॉ कर लेते हैं, M1 और M2 ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो है मुख्य ध्रुव क्या है? P होता है। अब मान लीजिए एक वस्तु जो है अनंत पर O डैश रखी है। जब वस्तु अनंत पर होती है दोस्तों तो इसको हम पूरी लाइन नहीं खींचते हैं, इस तरीके हम लोग इसे जो है यहाँ पे डॉट 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 लाइन खींचते हैं। अब इससे 2 किरणें समांतर चलती हैं, एक C से होकर जाती है, एक F से होकर जाती है। जो किरण C से होकर जाएगी वह दर्पण पर अगर परावर्तन होगा उसी मार्ग पर लौट आती है, और जो किरण F से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समान मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार ये दोनों किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। I डैश से लंब डाल लीजिए I डैश, तो यही क्या हो जाएगा? इस O डैश वस्तु O डैश का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा। उल्टा क्यों? वे प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, जो प्रतिबिंब नीचे बनते हैं वो वास्तविक होते हैं, और वस्तु से बहुत छोटा होगा तथा मुख्य फोकस F पर बनता है। अब आते हैं दूसरा केस, जब वस्तु अनंत तथा C के बीच हो। सेम पैटर्न है, M1 M2। एक आप अवतल दर्पण ड्रॉ कर लीजिए, P मान लीजिए, इसका F मान लीजिए, C। अब अगर वस्तु जो है अनंत तथा C के बीच है, इसका मतलब वस्तु हम उसको साफ साफ देख सकते हैं। जब वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं तो इससे 2 प्रकार की किरणें चलती हैं। एक होती है मुख्य अक्ष के समांतर आपका O डैश A, जो यहाँ पे परावर्तन होकर F से होकर जाता है। दूसरी किरण O डैश B, जो B से परावर्तित होकर उसी मार्ग पर लौट आती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे से I डैश पर, अर्थात देखिए ये वाली किरण और ये वाली किरण यहाँ पे I डैश पर यहाँ क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। यहाँ से लंब डालेंगे I डैश, यही वस्तु O डैश क्या है? प्रतिबिंब होगा। आइए अब इसके जो है साइज के बारे में पता करते हैं। तो क्या है? नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो उल्टा के साथ क्या जोड़ना है? वास्तविक, उल्टा वास्तविक। फिर वस्तु इतनी बड़ी, देखिए वस्तु से क्या है? बहुत छोट, वस्तु छोटा है। फिर कहाँ बन रहा है? C और F के बीच बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए केस 3 पढ़ते हैं। तो केस 3 में जब वस्तु C पर स्थित हो, अर्थात वस्तु क्या हो? वक्रता केंद्र पर। C का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। C का मतलब वक्रता केंद्र पर क्या हो? स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो मान लीजिए आपका M1 M2 फिर अवतल दर्पण है, P मुख्य ध्रुव है, F फोकस है, C आपका वक्रता केंद्र है। तो मान लीजिए O डैश आपका ये O डैश आपका वस्तु हो गया। अब इस वस्तु से 2 किरणें चलेंगी, एक O डैश A मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो यहाँ से परावर्तित होकर F से होकर सीधी चली जाएगी। दूसरी किरण O डैश B, जो F से होकर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो O आपको देखिए O डैश समांतर किरण A से यहाँ चली आई और O डैश B उस परावर्तन पश्चात मुख्य समांतर हो गई। ये किरण और ये किरण एक दूसरे को I डैश पे काटते हैं। I डैश से लंब डाल देंगे I डैश, तो आप देखेंगे एक इमेज बन जाएगा। और इमेज कैसा होगा? नीचे बन रहा है। जब नीचे बन रहा है तो हम इसको फुल लाइन दिखाएंगे। ऐसे आपको I डैश से आपका इमेज हो गया यहाँ पे।
अब ये कैसा बन रहा है, नाप लीजिए। ये लगभग वस्तु क्या बराबर है, तो प्रतिबिंब का वास्तविक होगा वह उल्टा होगा एवं वस्तु के बराबर होगा। कहाँ बनता है, वह पेन पर सी पर ही आपको ये इमेज क्या होता है, ड्रॉ होता है। आइए नेक्स्ट आप अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। इतना आप स्क्रीन शॉट लीजिए, भी 3 फिगर और हैं। तो अगला हमारा जो हेडिंग है वो है, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो। जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो तो क्या होगा, तो मान लीजिए वस्तु क्या है, ये सी ये है और एफ है, वस्तु ओ डैश यहाँ पे अगर स्थित है तो यहाँ से एक किरण जाएगी, यहाँ से ओ डैश ए, जो यहाँ से परावर्तन होगा और ये ओ डैश ए जो है यहाँ परावर्तन होकर मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। दूसरी किरण जो होगी वो सी से होकर जाएगी और यहाँ परावर्तन होगा, फिर उसी मार्ग पर क्या होगी, लौट आएगी। तो ये किरण सी से होकर आ रही है, ये किरण एफ से होकर आ रही है, तो एक दूसरे को ये आई डैश पर काटते हैं। तो आई डैश से लंब डाल दीजिए, आई डैश, यही वस्तु ओ डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वह उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, रस्सी के क्या होगा, बाहर बनेगा। अब हमारे पास 5वां टॉपिक, जब वस्तु F और C पर जब वस्तु F पर स्थित हो, अर्थात F का मतलब क्या है, मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो ये आपका P हो गया, F हो गया, C वस्तु हमने O डैश को यहाँ कर दिया। अब क्या होगा, वस्तु क्या होगा, O डैश से 2 किरणें चलेंगी, एक होगी O डैश से जो मुख्य समांतर जाएगी और ये समांतर किरण यहाँ दर्पण पर परावर्तन होगा और यहाँ मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण सी से होकर जाएगी, फिर उसी मार्ग पर लौट आएगी। ये दोनों किरणें समांतर होती हैं और समांतर किरणें दूसरे कभी नहीं काटती हैं, अर्थात इनका प्रतिबिंब कभी बनेगा तो जाके अनंत पर बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक का उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा और तथा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। अब हमारे पास 2 और इमेज है इसके, छठवा लास्ट इसका है अवतल का और एक क्या होगा, उत्तल का, और इस प्रकार खंड का क्या होगा, समाप्त करेंगे। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी छठा केस है आप लोग का। छठा केस क्या है, जब वस्तु F व P के बीच स्थित हो। तो मान लीजिए अवतल दर्पण है, M1 और M2 है, इसका P है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। वस्तु P और F के बीच यहाँ O डैश स्थित है। तो एक किरण वस्तु O डैश से A जो है आपको मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और ये परावर्तन होकर मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण क्या होती है, ये O डैश B है और ये C से होकर जाती है और क्या होती है, फिर इसी पुनः उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट आती है। अब ये किरणें अगर हम इधर देखें तो ये क्या होगा, इधर अगर करेंगे दूरी फैलती जाएगी, अर्थात इधर मिलने का तो किरणों का कहीं मिलने का कोई चांस नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन किरणों को आप पीछे बढ़ाते हैं, डैश डैश करके दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं। तो ये बिंदु कहाँ मिलती है, आई पर मिल जाती हैं और बिंदु आई से यहाँ पे लंब खींच लेते हैं, तो आई डैश। अब देखेंगे फिगर ऊपर बना है तो सीधा बना है, अर्थात हमारा जब उत्तल दर्पण जो है, मतलब अवतल दर्पण में जब वस्तु F और P के बीच में स्थित होता है तो उस केस में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी व सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और तथा दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, आभासी व सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये एक ऐसा केस है, ये बहुत केस इंपॉर्टेंट है। ये केस ही परीक्षा में अधिकांश लगभग क्या होता है, पूछा जाता है। इस बार बोर्ड में भी जो है यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनना, इसके लिए उत्तल दर्पण M1 M2 बनाते हैं। अब पे चूंकि इसमें जो है दबे हुए भाग पर एक कलाई होती है, उठा हुआ भाग क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ पे O डैश एक वस्तु मान लेते हैं, यहाँ से एक समांतर किरण जाएगी O डैश A, जो यहाँ से मुख्य फोकस से आती हुई होगी।
दूसरी किरण O डैश B जो वक्रता किरण C को आतिपरित होती है। तो यहाँ से ये दोनों किरणें क्या होती हैं, जब आतिपरित होती हैं तो अंदर ही कहीं I डैश बिंदु पर क्या होती है, मिल जाती हैं। तो I डैश से लंब डाल देते हैं, तो ये लंब क्या होगा, ये I डैश आपका यहाँ पे डॉट करके मिलाएंगे तो I डैश क्या हो जाएगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। क्योंकि ये वस्तु सीधे में बना है तो क्या होगा, सीधा है, आभासी है, वस्तु से छोटा है। तो इसके प्रत्येक स्थिति में चाहे आप वस्तु को अनंत पे ले जाइए, चाहे आप पर लाइए, चाहे पी पे लाइए, उत्तर दर्पण की प्रत्येक जो स्थिति में होता है जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी व सीधा ही रहेगा एवं वस्तु से क्या रहेगा, छोटा रहेगा तथा C और F के बीच ही बनता है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो है खंडकाल का जो है समाप्त होता है। अब हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे इस पे अगले वीडियो में। थैंक यू।